तो जेंटलमैन वेलकम बैक फॉर द सेकंड सेशन। बल्कि हमारा ये लास्ट सेशन होगा इंशाल्लाह। और अभी हम ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। जो अभी हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है दैट इज द इवैल्यूएशन ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम। काइंडली मुझे एक फीडबैक दे दें कि मेरी आवाज़ क्लियरली आप तक पहुंच रही है एंड यू कैन सी द डिस्प्ले स्क्रीन एज वेल। मुझे फीडबैक दे दें काइंडली। जी मुझे मैसेज कर दें या मुझे ओके आपका मैसेज रिसीव हो गया। चलें, थैंक यू वेरी मच। So gentlemen, now we are talking about the evaluation of the program जो कि पीछे हमने डेवलप किया। तो उसमें इस ट्रेनिंग में हमारा एजेंडा जो है वो एक तो प्रोग्राम को इवेलुएट करना, फिर ऑडिटिंग टेक्निक्स, फिर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ अप्रोप्रिएट पीपीई। तो सेफ्टी प्रोग्राम इवेलुएशन को डिस्कस कर लेते हैं हम। सेफ्टी प्रोग्राम इवेलुएशन क्या है? बेसिकली प्रोग्राम इवेलुएशन इन्वॉल्व a comprehensive review of an organization's safety policies, procedures and overall implementation। आपने जो इतनी एफर्ट की, एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम डेवलप किया, ठीक है, तो उसके अंदर आपने पॉलिसीज भी बनाई, प्रोसीजर्स भी बनाए, और उसके बाद फिर आपने उसको एफर्ट की इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर उसकी प्रोग्रेस आपको ना पता चले, आपको ये ना पता चले कि ये प्रोग्राम कितना इफेक्टिव है, तो उस सारी मेहनत का तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको चेक करना या टेस्ट करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल एन इवेल्युएशन में असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ लॉकआउट टैग आउट प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ एक मिसाल के जरिए समझाया गया कि अगर फर्ज करें आपने हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम के अंदर एक प्रोसीजर बनाया लॉकआउट टैग आउट का, या मशीन गार्डिंग का, या केमिकल हैंडलिंग का, ठीक है। अगर उसको आप रिव्यू नहीं करते, उसकी प्रोग्रेस को चेक नहीं करते कि ये प्रोसीजर जो है ये इफेक्टिव है भी या नहीं है। हो सकता है आपने आज एक प्रोसीजर बना दिया हो, ठीक है ना, और 3 महीने के बाद वो केमिकल की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही चेंज हो जाए। तो आपका तो अगर आपने वो रिव्यू ही नहीं किया वो अपना वो प्रोसीजर, तो अगर मतलब आप उसी को चलाते रहेंगे तो फिर तो बड़े ज्यादा रिस्क जनरेट हो जाएंगे ना। मतलब आपका एक केमिकल का जो कंपोजिशन है वही चेंज हो गई, तो फिर आपको प्रोसीजर को भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो उसको रिव्यू करना टाइम टू टाइम जरूरी है। इसी तरह ये अमूमन जो एग्जामिनेशन होती है, एक तो लोकल लेवल पे भी होती है, जो आप डेली इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं, आपके जो इंस्पेक्शन की टीम होती है वो इंस्पेक्शंस कर रही होती है। फिर अगर हम डिटेल, वैसे अमूमी तौर पे फॉर्मली तो यही होता है कि जो भी आपका प्रोग्राम होता है या कोई मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसकी जो थॉरो एग्जामिनेशन होती है वो आपके ऑडिटर्स करते हैं, चाहे वो आपके इंटरनल ऑडिटर्स हों या एक्सटर्नल ऑडिटर्स हों, ठीक है। जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो तो डेली बेसिस के कंप्लाइंस चेक करते हैं, उनके चेक लिस्टें होती हैं, उनका स्कोप बड़ा लिमिटेड सा होता है। लेकिन जो ऑडिटर्स होते हैं ना, वो बेसिकली पूरा प्रोग्राम जो है उसको छानबीन करते हैं, उसकी मतलब हर चीज़ को चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, रिपोर्ट्स को चेक करते हैं, डेटा को चेक करते हैं, और फिजिकल काम होने का जो तरीका है उसको भी चेक करते हैं, और देखते हैं कि जो उस प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है उसके मुताबिक ऑन ग्राउंड फिजिकल काम भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऑडिटर एग्जामिन्स डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्जर्व वर्क एरियाज एंड इंटरव्यू एम्प्लॉयज टू आइडेंटिफाई गैप्स और एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी दो ही तरीके हैं ना इंस्पेक्शन। एक तो ये रूटीन बेसिस पे आप जो मतलब इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, लेकिन वो उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है, वो पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को डिटेल से एग्जामिन नहीं कर सकता। डिटेल से एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑडिट करना पड़ता है। तो ऑडिट आपका इंटरनली भी आप कर सकते हैं अपनी ऑडिट टीम के थ्रू, जो आपकी कंपनी की ऑडिट टीम होती है, या अगर आपने और ज़्यादा डिटेल से थॉरो एग्जामिनेशन करवानी है तो फिर जो ऑडिटिंग कंपनियां होती हैं, जो लीड ऑडिटर्स होते हैं, थर्ड पार्टी, मतलब जो जैसे आईएसओ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। आपने देखा होगा अक्सर कंपनियां कहती है जी हम आईएसओ 9001 सर्टिफाइड हैं, हम आईएसओ 45001 सर्टिफाइड हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब जो बिजनेस का स्कोप है वो क्योंकि दुनिया में आपने बिजनेस को फैलाना होता है। अब लोकल लेवल का बिजनेस एग्जिस्ट करता ही नहीं है अब, जब तक आप अपने बिजनेस को, क्योंकि अब कम्युनिकेशन के वेज बड़े इंप्रूव कर गए हैं, इंटरनेट है, नेटवर्किंग है, और मतलब शिपमेंट ओवर द कंट्री या इवन अब्रॉड भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो इसलिए अब जो है वो एक दुनिया वाकई एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है।
तो उस सूरत में जब आप अपना बिजनेस फैलाते हैं बाहर की किसी मालिक के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो वो फिर कंपनियां आपसे रिक्वायर करती हैं कि जी आपकी कंपनी जो है वो आईएसओ मैनेजमेंट सिस्टम या स्टैंडर्ड्स से सर्टिफाइड है या नहीं है। तो वो सर्टिफिकेशन अचीव करने के लिए आपको अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़ते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनकी सर्टिफिकेशन के लिए थर्ड पार्टी जो ऑडिटर्स होते हैं उनके थ्रू ऑडिट करवाना पड़ता है अपने पूरे मैनेजमेंट सिस्टम का। तब वो फिर जाके आपको फाइनली वो सर्टिफिकेशन मिलती है और उसका आपको बेनिफिट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे हम मोटे मोटे कुछ टेक्निक्स हैं जो हम अप्लाई करके अपने जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसको हम इवेलुएट कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। एक तो सेफ्टी ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रूट कॉज एनालिसिस की जो रिपोर्ट्स आती है हमारे पास, उससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि क्या हमारा प्रोग्राम इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं। एम्प्लॉई फीडबैक एंड सर्वेज जो हम ये वाली प्रैक्टिस करते हैं उससे भी हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि क्या हमारा प्रोग्राम सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसी तरह सेफ्टी परफॉर्मेंस मीट्रिक्स जो हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, वो इंडिकेटर्स अगर पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोग्राम इफेक्टिव है। अगर नेगेटिव में जा रहे हैं तो इससे पता लगता है कि ये इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। उसके बाद बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होती है कि आप जो अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं आप उनको एक अपने लिए टारगेट सेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप फर्ज करें केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ मंथ लेके हैं, ठीक है, तो आप अपने देखते हैं कि जो आपके सेक्टर में आपकी फील्ड के अंदर जो केमिकल फील्ड के अंदर जो डिफरेंट कंपनियां काम कर रही हैं उनमें से सबसे अच्छी कंपनी कौन सी परफॉर्म कर रही है। तो आप उसको एज ए बेंचमार्क टारगेट अपने लिए सेट कर लेते हैं कि जी ये कंपनी देखें कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, इनका ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम कितने बेहतर है। तो हम जिस स्टैंडर्ड पे ये पहुंचे हैं हम भी इनके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं या इनके मुताबिक इनके इक्विवेलेंट होने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं बेंचमार्किंग, ठीक है ना। तो उसके थ्रू भी आप मतलब है कि आप अपने आप को असेस कर सकते हैं। अगर आप मतलब अपनी मुतलका फील्ड जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें बाकी कंपनियों से अगर आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम, तो इसका मतलब है कि आप का प्रोग्राम इफेक्टिव है। इस तरह सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स के दौरान में भी जो कमेंट्स आते हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपको फीडबैक देते हैं कि इतने इंसिडेंट हुए, इतने नहीं हुए, अब बेहतर हो गया, अब ज़्यादा वर्कर जो है वो हेलमेट पहनते हैं, ज़्यादा वर्कर जो है टूल बॉक्स टॉक्स के अंदर आते हैं, ट्रेनिंग में ज़्यादा वर्कर आते हैं। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल हेल्थ सेफ्टी प्रोग्राम की इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी वैल्यूएशन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ज़्यादा इन डेप्थ एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं अपने हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम की, तो आप एक एक्सटर्नल ऑडिट भी कॉल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको पता है फिर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो आपकी मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि क्या उन्होंने एग्जामिनेशन थारो करवाना है या नहीं करवाना। उसके बाद ऑडिटिंग क्या जी, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटिंग इज ए सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन प्रोसेस, ठीक है ना। सिस्टमैटिक होता है, एक प्रोसेस एक प्लान के थ्रू होता है ये ऑडिट जो होता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि इसमें बाइसनेस नहीं होती। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि ऑडिटर जो है वो आपको कोई कंसेशन कर दे, कोई गुंजाइश कर दे या अपनी सोच के मुताबिक कोई आपको मतलब है कि उसमें कोई सीरियस इशू हो, कोई सीरियस हैजर्ड है लेकिन वो उसको छुपा दे। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो अपनी सोच किसी प्रेशर के बगैर वहां पे मतलब है कि जो देखेगा, जो उसने एविडेंस किया वो एज इट इज रिपोर्ट के अंदर लिखेगा, ठीक है ना। तो डिजाइन टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इन अचीविंग इट्स stated objectives and compliance with regulatory requirements, industry standards and best practices। जो भी आपके मतलब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए होते हैं कि क्या आपने अपने पूरे सिस्टम का ये चेक करना है कि वो क्या कंप्लाइंट है, मतलब जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं वो आप फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं उनको आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी इंडस्ट्री के अंदर दूसरी कंपनीज कर रही हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी थॉरो एग्जामिनेशन आपकी ऑडिट में होती है। टेक्निक्स क्या हैं जी ऑडिटिंग की, कुछ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ।
बेसिकली जो ऑडिटिंग की टेक्निक है उसमें सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट रिव्यू होता है, मतलब आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोग्राम है, आपका हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोग्राम, उसकी पूरी फाइल जो है उसके तहत जितने भी आपने प्रोसीजर बनाए होते हैं, प्रोटोकॉल्स बनाए होते हैं, कोई मतलब आपने उसके तहत पॉलिसी बनाई होती है, ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम बनाया होता है, या मैनेजमेंट कमिटमेंट के लिए कोई ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिटन फॉर्म में होने चाहिए। ये मतलब ऑडिटिंग की बेसिक शर्त है कि वो रिटन फॉर्म में होने चाहिए, आपके पास फाइल्स होनी चाहिए उसकी, और उनको रिव्यू किया जाता है। ऑडिटर उनका रिव्यू करता है, फिर ऑब्जर्व करता है, फिर ऑन ग्राउंड जाके देखता है कि क्या जो लॉकआउट टैग आउट का प्रोसीजर आपने बनाया हुआ है उसके मुताबिक लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर इंटरव्यूज करता है, वो ऑडिटर जो है जाके वहाँ पे लोगों के इंटरव्यू करता है, उनसे उनसे पूछता है कि मतलब आपको क्या पता है यहाँ पे इस वर्किंग कंडीशन के मतलब, क्योंकि हो सकता है आपने अपनी प्रोसीजर के अंदर लिखा हो कि जी एक वर्कर जब अपनी मशीन को स्टार्ट करेगा तो वो फलां बटन प्रेस करेगा, लेकिन वो आपने उसको ऑब्जर्व किया, या आपने जब उससे इंटरव्यू पूछा, इंटरव्यू से मुराद आपने उसको कहा अच्छा मुझे बताओ तो सही इस ये मशीन पे तुम काम स्टार्ट कैसे करते हो, तो वो अगर वो उस बटन को प्रेस करता है जो कि प्रोसीजर में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो सही फॉलो कर रहा है। अगर वो उसको नहीं प्रेस करता है तो इसका मतलब है कि वो वॉयलेट कर रहा है। तो इस तरह इंटरव्यू से भी आपको पता चल जाता है। सैम्पलिंग से भी आप अंदाजा लगाते हैं कि मतलब क्या, सैम्पलिंग से मुराद ये है कि अगर फर्ज करें आपको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट है जिसको आप ऑडिटर, आप सारा इक्विपमेंट तो टेस्ट नहीं कर सकता ना, उसने कोई जिस तरह मतलब आम हमारे यहाँ ट्रेडिशनल एक एग्जांपल है कि अगर आपने देग का पूरा जायका चेक करना है तो दो चार नवाले लेके आप उससे चेक कर लेते हैं। इसी तरह अगर आपने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो उसमें काफ़ी सारा इक्विपमेंट मौजूद है, तो अगर आप उसको चेक करने लग जाएंगे तो हो सकता है साल लग जाए आपको एक एक को। तो एक एक को नहीं, आप रैंडम कोई सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको टेस्ट कर लेते हैं। चेकलिस्ट एंड ऑडिट प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जो चेकलिस्ट होती हैं आपकी, जो डेली बेसिस की इंस्ट्रक्शन होती हैं, उसके थ्रू भी मतलब है कि आप अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या आपके जो इस प्रोग्राम के अंदर ये वाला जो प्रोटोकॉल है इसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। सेफ्टी डेटा एनालिसिस है, फिजिकल इंस्पेक्शंस हैं, वॉक थ्रू ऑडिट्स हैं, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है, ये सारी टेक्निक्स जो है यूज होती हैं आपके चेकिंग और टेस्टिंग इवेलुएशन के लिए। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन एंड यूज ऑफ अप्रोप्रिएट पीपी। पीपी चूंकि एक लास्ट रिजोर्ट होती है आपके डिफेंस की जो हायरार्की ऑफ द कंट्रोल है, तो इनका इनकी इनकी जो सिलेक्शन है, जब आप अपने वर्क अपने मतलब हेल्थ सेफ्टी प्रोग्राम के अंदर इनका पूरा एक प्रॉपर एक टाइटल होता है, मतलब वो उसको हम पीपीई प्रोग्राम भी कह सकते हैं, मतलब एक सब हेडिंग होती है पूरी, जिसमें आपकी कंपनी के अंदर जो पीपीईज यूज होने हैं वो किस तरह होने हैं, किस किस्म के पीपीईज होने हैं, कब पहने जाएंगे, किस डिपार्टमेंट को कौन से पीपीईज दिए जाएंगे, और उनको फिर पीपीईज यूज करवाने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनके लिए स्टोरेज का एक प्रोग्राम तरतीब देना, ठीक है, उनको डिस्कार्ड कैसे किया जाएगा, कितने टाइम के बाद कौन सा पीपी जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, और उनको सेफ हैंडलिंग कैसी होगी, वर्कर उनको यूज कैसे करेंगे। आपको पता है ना, मुख्तलिफ किस्म के पीपीज जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उनकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है। कि अगर फर्ज करें आपका एक रेस्पिरेटर है, आपका मतलब रेस्पिरेटर के अंदर आपको पता है कॉटरेज लगे होते हैं जो कि डस्ट को ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं, डस्ट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ताकि आपके वो सांस के अंदर ना जाएं। लेकिन अगर आपके वर्कर्स एक मतलब है कि वो पहन के चले गए हैं ब्रीदिंग ऑपरेटर्स आपका, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कार्ट्रिज जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो आपके प्रोटोकॉल में, प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि हर महीने के बाद वो कार्ट्रिज चेंज होगा, लेकिन 3 महीने गुजर गए हैं लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन आपके वर्कर जो है एज इट इज़ वो पहन के जब चले जाते हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर, तो क्या ख्याल है आपका, वो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वो वाला इक्विपमेंट? नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर कार्ट्रिज जो है वो फॉल्टी है, उसको प्रोसीजर के तहत उसका कार्ट्रिज चेंज नहीं किया गया, और वो बजाय इसके कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे उल्टा आपके लिए रिस्क बन जाएगा। तो इसलिए पीपी इसका एक अप्रोप्रिएट मतलब है कि प्रोग्राम होना, एक प्रोसीजर होना, इट्स मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, और इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना कि पीपीज आर डिजाइन टू क्रिएट ए बैरियर बिटवीन द वर्कर्स एंड द
specific hazards they may encounter such as physical, chemical, biological and environmental hazards। देखिए पीपीज आपको तकरीबन हर तरह के जो हैजर्ड्स होते हैं उनसे बचाते हैं। आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप जो मतलब उससे पहले आपने कंट्रोल मेजर्स लिए होते हैं उनके थ्रू आप उस रिस्क को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकें। ठीक है। अब अगर फर्ज करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी है वो नॉइज जनरेट कर रही है, वो पुरानी मशीनरी है, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है एकदम आप उसको एलिमिनेट करें उस हैजर्ड को। मतलब आप उस मशीनरी को ही वहां से हटा दें तो फिर आप काम कैसे करेंगे, फिर आप अपनी फैक्ट्री चलाएंगे कैसे। तो उस सूरत में क्या होता है कि उस रिस्क को डाउन करने की कोशिश की जाती है, मतलब एक्सेप्टेबल लेवल पे लाने की कोशिश की जाती है कि जहाँ पे वो आपके वर्कर्स को नुकसान ना करे। तो डाउन करने के लिए फिर आपके पास अगर और कोई चारा नहीं रह गया तो पीपीज रह गए हैं, तो पीपीईज फिर इफेक्टिवली यूज करें आप, तब वहां पे आपको उसका फायदा होगा। मसलन नॉइज का जो लेवल है उसके मुताबिक आप पीपीईज को यूज करें और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से करें, क्योंकि अगर आप एकदम मशीनरी चेंज करते हैं वहां पे हो सकता है करोड़ों अरबों रुपए का बजट आपको चाहिए हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है अभी आपके लिए। तो उसमें आपके लिए ये जो पीपीई है एक बहुत बड़ा फैक्टर है सेफ्टी का। इससे आप मतलब है कि कम खर्चे से आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, मतलब दी रिस्क लेवल यू कैन टेक इट डाउन, मतलब एट मिनिमम लेवल, जहाँ पे आपका वर्कर जो है वो सेफली काम कर सकता है। मशीन से शॉट निकल रहा है लेकिन आप उसको और किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है बड़े उम्दा किस्म के लें, एज पर जो रूल्स जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक लें, और उनकी इफेक्टिवनेस का जो एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है वो भी आप लॉन्च करके रखें ताकि उनकी देखभाल भी होती रहे। अब पीपीईज की डिटेल हम ओशा में भी पढ़ चुके हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म की पीपीईज होते हैं, जैसे हेड प्रोटेक्शन है, हार्ड हेड्स हैं, सेफ्टी हेलमेट्स हैं, बम कैप्स हैं, जिसका डिटेल से हम जिक्र कर चुके हैं अपने ओशा की ट्रेनिंग के अंदर। आईज एंड फेस प्रोटेक्शन है, पूरे ओवरऑल बॉडी की प्रोटेक्शन होती है आपकी पीपीई सर से लेके पाँव तक, और बड़ी एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है ये। अगर आप मतलब है कि आपका रिस्क लेवल इस हाई लेवल का है लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप उस रिस्क को एलिमिनेट कर सकें या सब्स्टिट्यूट कर सकें, या इवन आप इंजीनियरिंग कंट्रोल से भी उनको कंट्रोल कर सकें। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो आपको पता है बड़े वीक होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से आप किसी हद तक प्रोटेक्शन लेवल इंप्रूव कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से आप मुकम्मल हैजर्ड को या रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है पीपीईज का ऑप्शन। ठीक है ना। तो पीपीईज का ऑप्शन अगर अगर ये भी आपका ऑप्शन फेल हो जाए, अगर आपका पीपीई भी इफेक्टिवली आपने वहाँ पे इन प्लेस नहीं किया हुआ, अप्रोप्रिएट पीपीई प्रोवाइड नहीं किए हुए, और एज पर सेफ्टी प्रोग्राम उनको आपने मतलब यूज़ नहीं करवा रहे, आपने वर्कर्स को ट्रेनिंग नहीं दी हुई, आपने मतलब सुस्ती की हुई है उसमें, उसका मतलब है कि आउटडेटेड पुराने पीपीज वहाँ पे लोग यूज़ कर रहे हैं, डिस्कार्ड नहीं कर रहे उनको। बाज ऐसे पीपीज होते हैं जिन जो वन टाइम यूज़ होते हैं, मतलब आपने एक दफ़ा पहन लिए तो दोबारा वो यूजेबल नहीं होते। खासकर जो ईयर प्रोटेक्शन के होते हैं, ये जो ईयर प्लग्स वगैरह होते हैं इनके अंदर मतलब जो वो ईयर मफ्स होते हैं, इनको आपने रिप्लेस करना होता है मतलब एक यूज़ के बाद। या कुछ ग्लव्स ऐसे होते हैं जो सेकेंड यूज़ में आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इनको बड़ी एहतियात के साथ और बड़ी मतलब है कि एक कहते हैं ना सीरियसनेस के साथ इन चीज़ों को लेना चाहिए। और क्योंकि अगर किसी ऐसी हेजर्डियस एक्टिविटी में आपका वर्कर काम कर रहा है, देखिए मैं आपको बताऊं कि वर्कर बेचारा लाइलम होता है, उसका फोकस उन उस एरिया में जो हैजर्ड्स होते हैं या रिस्क होते हैं उसके ऊपर नहीं होता, उसका फोकस होता है अपने टास्क पे। उसने सोचा होता है कि यार मैं अपना काम मुकम्मल करूं, और मतलब है कि अपना जो टास्क है मेरा, जो मशीन मैंने चलानी है उसको इतने घंटे मैंने चलाना है, ये काम मैंने करना है, इतनी प्रेसिंग करनी है, इतने प्रोडक्ट्स तैयार करनी है, उसका फोकस सारा उसके ऊपर होता है। उसका इस फोकस इस चीज़ पे नहीं होता कि उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट किस किस्म का, टेम्परेचर कितना है, वो साउंड कितनी है उसके इर्द गिर्द, या वो मशीन के ऊपर गार्ड्स हैं या नहीं है।
ठीक है ना। तो अगर आप अपने वर्कर्स को ये ट्रेनिंग दें तो फिर तो आपको वहां से फीडबैक मिल जाएगा। वो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन की ट्रेनिंग अगर आपने वर्कर्स को प्रॉपर दी हुई है तो वो फिर आपको हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि मतलब उनको अपनी भी सेफ्टी की फिक्र होगी ना, कि अगर किसी मशीन के ऊपर जिस पे उन्होंने काम करना है गार्ड ही नहीं है वहां पे, तो खुदा न खास्ता अगर दौरान ऑपरेशन वो आपका ब्लेड टूट के कहीं दाएं बाएं गिरता है लगता है, तो वर्कर अगर हो उसको लग सकता है, इर्द गिर्द कोई और विजिटर है या मतलब जो उस एरिया में आया बंदा उसको लग सकता है, तो सीरियस इंजरी हो सकती है। तो अगर आपने अपने वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी हुई होगी तो यकीनन वो आपको हेल्प करेंगे और आपको एज आइडेंटिफाई करके और फिर आपको उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कंट्रोल का सारा मैकेनिज्म आप जानते हैं एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, आपको पता है हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या। वर्कर्स को तो नहीं पता होती, ना ही उनको पता होता है कि किस हैजर्ड के लिए कौन सी प्रोटेक्शन जो है वो इफेक्टिव है, ये आपको पता होता है, फिर आप उनको बताते भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये सारे काम आप जब करते हैं तो तभी आप ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव कर पाते हैं अपने एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है ना। अब आप कुछ हम अगर टेक्निक्स की बात कर लें, जैसे हमने प्रोसीजर्स बनाए, ट्रेनिंग्स बनाई, और इसी तरह जब हम सिलेक्ट करते हैं अपने पीपीईज तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। हैजर्ड असेसमेंट है, या जॉब हैजर्ड एनालिसिस है, या रेगुलेटरी कंप्लाइंस को लाजमी चेक करना चाहिए। एक तो हमारी ओवरऑल जो रिस्क असेसमेंट है उससे भी हमें पता चल जाता है कि किस किस्म के पीपीईज हमें किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह हमें ये भी जब हमने सिलेक्ट कर लिए पीपी, हमने ये भी देखना है कि क्या जो कानून अप्लाई होता है, जो मतलब एज पर स्टैंडर्ड ये पीपीईज हम ले रहे हैं या नहीं। मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन, जो जिसने वो पीपीई बनाया है, जिस मैन्युफैक्चरर ने, जिस प्रोड्यूसर ने, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर अमल करना चाहिए। फिर टेस्टिंग उसकी होनी चाहिए आपके पीपीई की, कि आपको मतलब ऑन ग्राउंड इस्तेमाल करने से पहले वर्कर्स को एक वो कहते हैं ना कि डेमो के तौर पे उनको पहना के उसको प्रॉपर एक सिनेरियो जनरेट करके उसकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए। फिर यूजर कंसल्टेशन, आप जिस वर्कर से वो यूज करवा रहे हैं आप उसकी भी मतलब है कि ओपिनियन लें, उससे भी पूछें कि क्या उसने जो हार्ड हैट पहना है उसको फिट आ रहा है सर पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही काम करने के दौरान में, कोई रुकावट तो नहीं बन रही। कंपैटिबिलिटी असेसमेंट, कंपैटिबल क्या वो जो पीपीईज आपने लिए हैं वो कंपैटिबल भी हैं, ड्यूरेबल भी हैं या नहीं है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आपने उनकी प्रोवाइड की है, या पीरियोडिक रिव्यू एंड अपडेट्स आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका जो एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का एक प्रोग्राम होता है उसके अंदर ये चीज़ें आप फॉलो करके एक प्रोसीजर बना लेते हैं अपना, और उस प्रोसीजर को फिर आप टाइम टू टाइम रिव्यू, अच्छा जो आप प्रोसीजर बनाते हैं ना उसके अंदर ये जो रिव्यू का जो एलिमेंट होता है ना उसके अंदर ही शामिल होता है। आप उसके अंदर मेंशन करते हैं जी कि इस प्रोसीजर को हम 1 माह के बाद या 2 माह के बाद या 3 माह के बाद दोबारा रिव्यू करेंगे, और फिर चेक करेंगे कि हमारे जो पीपीईज हैं एज पर नीड हैं या उसमें कोई चेंजिंग की जरूरत तो नहीं है। सो जेंटलमैन, दिस इज अप फ्रॉम माई साइड। अभी ये हमारा टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। तो अभी मैं देख लेता हूँ हमारे साथ जी, बिल्कुल असद शब्बीर भी हैं, थैंक यू वेरी मच, मोहम्मद उमर भी हैं, नईम आरिफ भी हैं, और साबरी भी हैं। आप लोग मौजूद हैं। तो आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहें या कोई बात पूछना चाहें मेरे से तो मैं अवेलेबल हूँ। एक तो ये चीज़, और दूसरा साहब मैं आपको इसकी टेस्टिंग का भी गाइड कर देता हूँ। इसका जो इसकी वैल्यूएशन है, ये इसका एग्जाम जो है वो आपका एलएमएस के अंदर ही होगा, ठीक है, एलएमएस में। और एक ही जनरल इसका मतलब टेस्टिंग होगी, उसमें कुछ एमसीक्यूज होंगे, हो सकता है कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो। एक ही पेपर होगा आपका, और उस पेपर को आपने, जब मैं उसको एलएमएस के अंदर अपलोड करूंगा तो आपका मे भी पॉसिबल है कि वो सिर्फ एमसीक्यूज टाइप ही हो और ज्यादा हो उसमें एमसीक्यूज, ठीक है ना। तो आपने उसको अटेम्प्ट करना है, और वहीं पे आप मुकम्मल करके जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी मार्किंग भी हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कितने मार्क्स लिए हैं। क्योंकि इसमें हम वो बाकी जो डिस्कशन है वो, और बाकी जो दूसरा प्रैक्टिकल असाइनमेंट है वो मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ओशा में आपके ऊपर बर्डन काफ़ी है। ओशा की जो आपकी असाइनमेंट्स हैं वो 2 लोगों की मेरे तक आ चुकी हैं, मैंने ईमेल चेक की थी अभी थोड़ी देर पहले।
बाकी जो लोग रहते हैं वो भी काइंडली अपनी सबमिट करें, और फिर हम जो है ओशा का जो रिटन एग्जाम है उसके ऊपर फोकस करें। वो मैं अनकरीब आपको डेट बता दूंगा। जब मेरे पास ये पांचों की पांचों जो है असाइनमेंट्स पहुंच जाएंगी तो फिर मैं आपको एग्जाम की डेट बताऊंगा। तो इसलिए फिर मैं इस प्रोग्राम में आपको अलहदा से एग्जाम नहीं ले रहा। तो आप ओशा का जो है उसी को ही आप मतलब है उसी में ही आपकी मुकम्मल हो जाएगी टेस्टिंग। लेकिन इसका आपका मतलब एग्जाम एक इंडिपेंडेंट एलएमएस के अंदर ही होगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आप करेंगे, और करके उधर ही आप मटेरियल भी मैं अपलोड कर दूंगा। जो अभी क्लासेस हमारी हुई है कल और आज, इसका पूरा मॉड्यूल मैं अभी उसमें अपलोड कर दूंगा उसमें। और दूसरी बात यह है कि इस की जो बुक है सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक मैंने खुद लिखी हुई है, बड़ी मेहनत से लिखी हुई है। वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप उस बुक को भी कंसल्ट करें। आप ये जो प्रेजेंटेशंस हैं इनको भी कंसल्ट करें, जो नोट्स मैं आपको साथ भेजूंगा उनको भी कंसल्ट करें। और फिर आप अपना जो है ना एग्जाम कीजिएगा। लेकिन अभी मैं उसमें टेस्ट नहीं डालूंगा, क्योंकि आपके ऊपर ओशा का बर्डन है। आप ही मतलब चुंगे लोग थे जिन्होंने ओशा भी किया, तो इसलिए मैं ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं डालना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें अच्छा करें, सुथरा करें, साफ करें, और उससे कोई लर्निंग हो, आपको कुछ मतलब आपको कॉन्फिडेंस हो कि यार हमने कुछ सीखा है। इतने दिन जो हमने एफर्ट की है इससे हमें हमारे पल्ले कोई चीज़ पड़ी है। अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, उस कोई काम करना पड़ गया, तो हम काम करने के काबिल हों। हमको हमें पता हो प्रोसीजर क्या होता है, हमें पता हो पॉलिसी क्या होती है, उसके क्या स्टेप होते हैं डेवलप करने के। जी जी। जी मिस्टर साबरी, आपने हैंड रेज किया है, जरूर प्लीज पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर इसका कोर्स का जो एग्जाम है ये कब होगा, यानी कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्योंकि ये ट्रेनिंग हमारी फ्रेश फ्रेश ट्रेनिंग है, तो अगर इसका जल्दी हो जाता, क्योंकि ओशा का जो एग्जाम है वो तो असाइनमेंट जमा करने के बाद होगा, तो जी अगर ये थोड़ा जल्दी हो जाता तो अभी माइंड फ्रेश है, इसकी तरफ हम अभी तवज्जो भी दे रहे हैं, तो थोड़ा लेट हो जाएगा तो वो तवज्जो थोड़ी हट जाएगी, तो इसके बारे में अच्छा, आपका क्या ख्याल है? ठीक है। मतलब अगर आप लोग एग्री हैं इस चीज़ पे तो मुझे तो कोई इशू नहीं है। मैं कल ही एग्जाम बना के उसमें अपलोड कर दूंगा। कल ये मेरी तो अकेले की राय है, बाकी दोस्त भी चेक कर लें अगर उनको ये जी, पॉसिबल लगता है मैं और ये यही सूटेबल चाह है। रहा हूँ। जी, मैं यही जी चाह रहा हूँ कि आपके बाकी जो कोलीग्स हैं वो भी अगर अपना फीडबैक दे दें, इसी में दे दें। अभी सेशन तो हमारा चल रहा है ना, ताकि अगर वो एग्री हैं तो मैं इसको जल्दी कर लूँ। अच्छा, असद भी कह रहे हैं जी, बिल्कुल ही इज एग्रीड। तो मोस्ट प्रोबेबली फिर उमर आप और नईम आप को मतलब है कि अगर जल्दी हम एग्जाम कर लें इसका तो कोई इशू तो नहीं है इसमें। वो बात बड़ी लॉजिकल है, बहुत बहुत लॉजिकल है कि ये फ्रेश है नॉलेज आपका, और अभी जी आप सर, इसको कोई इशू नहीं है, मैं भी एग्री हूँ इस पे। चलें ठीक है। नो इश्यू मोहम्मद उमर, थैंक यू वेरी मच। चलें, बेस्ट हो गया। सो कल का दिन मैं आपको देता हूँ। कल मैं आपको आज के जो ये जो नोट्स हैं, आज की प्रेजेंटेशन है, और फिर जो ओवरऑल पूरे तमाम कोर्स की बुक है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप उसको कल तक रिव्यू कर लें। परसों इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो मैं उसका एक एग्जाम जो है, जो मैंने प्रिपेयर ऑलरेडी किया हुआ है, वो मैं अपलोड कर दूंगा एलएमएस के अंदर। मैं आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप के अंदर, फिर आप उसको जाके अटेम्प्ट कर लीजिएगा और देन डन हो जाएगा इंशाल्लाह। उसमें आपको कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। चलें, ये मसला हमारा हल हो गया। बाकी जो है वो ओशा ओशा जिन्होंने असाइनमेंट जमा करा दी है, दैट्स वंडरफुल। और जिन जो रह गए हैं काइंडली वो प्रोसीड वो करें, एक्सपीडाइट करें ज़रा, मतलब सेंड करें उसको, ताकि फिर मतलब है कि पहले तो एक हम परसों का ये कर लेते हैं खौश का एग्ज़ाम, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कोई डेट रखते हैं आपकी ओशा की एग्ज़ाम की। ठीक है जी। तो इस तरह हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपको कुछ टाइम थोड़ा सा लगेगा मुझे इसको कंपाइल करने में रिजल्ट्स को। तो फिर विद इन 1 वीक आई होप कि मैं इंशाल्लाह सारा वो कर लूँगा, क्योंकि ये सारा रिजल्ट शीट बना के आपको भी सेंड करनी होती है, अपडेट करना होता है, और मैंने ये सारा रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल में जमा करवाना होता है। आपकी अटेंडेंस, आपकी जो है वो क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन, आपके जो जितने भी टेस्ट हुए हैं उनकी
सारी शीट्स बना के कंप्लीट मैंने ये जमा करवानी होती है, और फिर उसके बाद आपकी सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। और सर्टिफिकेट के लिए जो मतलब पॉलिसी है पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल की, वो ये है कि जब रिजल्ट आपका फाइनल हो जाता है तो फिर विद इन 1 मंथ, 1 माह के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाने चाहिए एज पर पॉलिसी, ठीक है ना। वो जल्दी भी हो सकता है, महीना लग भी सकता है, लेकिन ये है कि विद इन 1 मंथ जो है वो सर्टिफिकेट्स आप तक इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। एक ये चीज़, और दूसरा ये चीज़ कि आप लोग ने बड़ा माशाल्लाह, बड़ा आप लोगों ने सीरियसली इस कोर्स को, बल्कि ओशा को भी और इसको अंडरस्टैंड किया है, लर्न किया है। और आपसे मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है ना एलएमएस के अंदर अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर ऐड करें। उसमें आपको 1-2 मिनट लगेगा, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें रिव्यूज़ ऐड करने का। हमें फ़ायदा बड़ा होता है कि ये एटलीस्ट अगर आपकी कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो या ओवरऑल कोर्स के बारे में आपकी क्या राय है, आपने कैसी कैसी लर्निंग की, अपने बारे में लिखे थोड़ा सा। ऑलरेडी जो लोगों ने रिव्यूज़ लिखे हुए हैं उसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो इस ट्रेनिंग से रिलेटेड या ओशा से रिलेटेड, फोरम मौजूद है एलएमएस के अंदर। एलएमएस का मकसद ये है कि आप कांस्टेंट इन्वॉल्व रहें इस ट्रेनिंग के साथ, ठीक है ना। मतलब ऐसा ना फील करें कि यार बस हमें ट्रेनिंग करवा दी गई है और बस फिर ख़त्म। ऐसा नहीं है, हमारा ये कल्चर नहीं है। हम कभी भी कनेक्शन जो है, रिलेशनशिप अपने लर्नर्स के साथ ख़त्म नहीं करते, हम उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करके रखते हैं। मतलब आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो आपकी, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बाद में भी मतलब 5-6 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद भी कोई क्वेश्चन मुझसे करेंगे इससे रिलेटेड, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका रिस्पॉन्स करूंगा एज इट इज, जैसे मैंने आपको ट्रेनिंग करवाई है, ठीक है ना। तो मतलब जी आप सर, एक क्वेश्चन था। वो जो ओशा की ट्रेनिंग हमारी हुई हुई है ना, तो जी। उसमें ईआरपी का एक आपने मटेरियल उसमें डाला हुआ है, लेकिन जब हम उसको ओपन करते हैं वो इजीली रीडेबल नहीं है। अगर आप उसको डाउनलोडेबल कर देंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, तो हम उसको इजीली रीड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। आप मुझे स्पेसिफिक अगर उसका कोई स्क्रीनशॉट भेज देंगे या कौन सा वाला डॉक्यूमेंट है, तो फिर मैं उसको चेक कर लेता हूँ और उसको मैं डाउनलोडेबल, अगर नहीं हुआ हुआ बैकएंड पे तो मैं उसको अलाउ कर देता हूँ डाउनलोड। आप उसको डाउनलोड जी कर। सर, जी सर, वो मैं चेक करके आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप में। श्योर श्योर, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, नो इशू। अभी तक मैंने जो भी आपने मतलब मुझे ग्रुप में मैसेज किया है या जिस किस्म की भी आपने रिक्वायरमेंट की है, मैंने उसको फुलफिल किया, और दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। आप बिल्कुल वरी ना करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी जहन में आपके 10 दिन बाद भी कोई क्वेश्चन आ जाए इस जहन में आपके इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप फोरम पे जाएं, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी एक्टिव रहेगा इंशाल्लाह ताला, और फोरम भी आपका एक्टिव रहेगा। फोरम का मकसद ये होता है कि आप एक एक मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर में काम कर रहे हैं। अच्छा, वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, वो आपको एक पूरा मतलब है कि होता पता क्या था, मैं क्यों ये, हालांकि मैं खुद उस पर एक्सपेंस कर रहा हूँ मंथली उसके ऊपर, उसको मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये क्यों मैंने क्रिएट किया, बेसिकली मुझे, मैं तो काफ़ी अरसे से ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ ना, तो हम पहले ऐसे ही करते थे। व्हाट्सएप में मैं भेज दिए नोट्स, व्हाट्सएप में प्रेजेंटेशन भेज दी, व्हाट्सएप ग्रुप में या ईमेल कर दी। तो अब लर्नर्स की कंप्लेंट्स आती थी कि सर अब मेरी, कोई कह रहा होता था सर मुझे फलां प्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, कोई कह रहा होता था सर मेरा नोट्स पता नहीं किधर गए। मतलब एक कोई ऑर्गेनाइज तरीके से उनके, उन बेचारों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी अपने तमाम नोट्स को, अपने कोर्स मटेरियल को एक जगह पे स्टोर करने के लिए। तो उन चीज़ों को फिर मैंने, जब मुझे फीडबैक आता था, जब मुझे उनका मतलब उनके मसाइल का पता चलता था, तो फिर उसका हल मैंने ये किया, मैंने कहा एक ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हम ये खुद पढ़ाते हैं तो हमें खुद भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो एक एलएमएस क्रिएट करना चाहिए जिसमें तमाम कोर्स मटेरियल आपका अवेलेबल हो। जो कोर्स में, जिस कोर्स की आप पेमेंट कर चुके हैं, जिसमें आप ट्रेनिंग ले चुके हैं, उसके अंदर आप इन हैं, इन ही रहेंगे, उसमें आपको वो एक्सेसिबल रहेगा जब तक वो कोर्स मौजूद है वहाँ पे। तो आप एनी टाइम उसको, मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में आए, मतलब आज से 10 दिन बाद भी आए, 20 दिन बाद भी आए, कोई जहन में आए, कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, कि कोई प्रेजेंटेशन आपने खोल के पढ़ी है, या कोई क्लास की रिकॉर्डिंग आप चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें कोई पॉइंट आपको
समझ नहीं आ रहा तो आप काइंडली मुझे ज़रूर अप्रोच करें, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू कर लें। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप फोरम के ऊपर उस दिन ही मतलब है कि चूंकि आप उस एलएमएस के अंदर रजिस्टर तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब आप उस फोरम में भी एक्सेस कर सकते हैं, आप कोर्स में भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई और कोर्स में आप रजिस्टर करना चाहते हैं जो कि फ्री वाले कोर्सेज हैं अपनी लर्निंग के लिए, उसमें मैं अदर देन हेल्थ एंड सेफ्टी और भी लीडरशिप के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, देखें हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ ए कलेक्टिव फील्ड। इसमें आपको कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है, इसमें आपको लीडरशिप की भी ज़रूरत है, इसमें आपको आईटी से रिलेटेड कुछ मतलब नॉलेज की भी ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया एडवांस हो रही है। तो मतलब आपने रिपोर्ट्स बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने हैं। तो अगर आपने एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है तो फिर ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने वो सारे जो सपोर्टिव एलिमेंट्स थे उनको कलेक्टिवली एनालाइज करने के बाद मैंने वो एलएमएस क्रिएट किया। उसमें आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी कोर्सेज मिल जाएंगे आगे इंशाल्लाह। मैं क्योंकि अभी उस पर काफ़ी वर्किंग कर रहा हूँ। अभी हमारा एक एडवांस डिप्लोमा है जो सेफ्टी इंजीनियरिंग का, वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। और इसके अलावा मतलब उसमें फाउंडेशन लेवल के लेवल 1 के का कोर्स भी मौजूद है, उसको भी मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ। वो आपका रिफ्रेशर है, अगर आप मतलब कभी वो उसमें अगर इनरोल कर लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट वगैरह उसकी नहीं है। उसमें आपको जो आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी की बेसिक्स है ना, वो अगर आपने रिफ्रेश करनी है, मतलब आप कभी होता है ना बंदा कि यार मैं एक दफ़ा अपने नॉलेज को रिफ्रेश करूँ, तो आप उसको जाके साइन इन कर लें, आप इनरोल कर लें उसमें, और उसको आप मतलब है कि क्लास को अटेंड कर सकते हैं। मतलब रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, आप एनी टाइम यू कैन एक्सेस इट एट योर ऑन टाइम। मतलब उसमें आपको ये भी वो ज़रूरी नहीं है कि कोई टाइम चाहिए आपको, या कोई स्पेशल आपको क्लास लेनी है या स्पेशल तैयारी करनी है, आप अपने टाइम में करें। और उस दौरान में, जिस दौरान में आप वो मटेरियल देख रहे हैं या वीडियो वॉच कर रहे हैं, उसके आपके जहन में कोई सवाल आ जाता है, तो आप समझे आप ट्रेनर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप फौरन फोरम पे जाएं और वहां पे अपना सवाल लिख दें, ठीक है ना। वो मेरे पास आता है, मैं डेली बेसिस पे उसको चेक करता हूँ। इंशाल्लाह विदाउट डिले एनी टाइम मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड करूंगा। फिर भी अगर आपको समझ ना आई, मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई, मैं आपको जूम क्लास भी दे दूंगा, मतलब है कि आपकी नीड के मुताबिक। अगर आपको एक कंसेप्ट है जो क्लियर नहीं हो रहा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं 10 दफ़ा भी आपको नहीं समझ आती तब भी समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल से समझ नहीं आती तो दूसरी एग्जाम्पल दूंगा, दूसरी से नहीं समझ आती तीसरी तरीके से समझाऊंगा, तीसरे से नहीं समझ आती चौथे से समझाऊंगा। बट मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको वो चीज़ हर हाल में समझ आए, ठीक है ना। और मैं आपको बिलीव मी, यही वजह है कि लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है ना। लोग मुझसे ट्रेनिंग सिर्फ इसीलिए लेते हैं। और मेरी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे यूके के लोग, जो कि यूनाइटेड किंगडम के लोग, यूके के लोग ट्रेनिंग लेते हैं। अब अभी आज मुझे यूके का मेरा एक क्लाइंट था स्टेफन, उसको मैंने डिप्लोमा की ट्रेनिंग करवाई थी, उसका ND1 पास हो गया, उसका मुझे अप्रिसिएशन का भी मैसेज आया थोड़ी देर पहले। जी और जी सर, बिल्कुल जी, बड़ा जबरदस्त आपने सर किया है जो हमें पढ़ाया है। तो कभी भी बोरिंग नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि बंदा बोर हो जाता है, हम बोर नहीं हुए। ग्रेट। देखिए यही एक तो वो लर्नर तो का। इसको बड़ा हमने जो एंजॉय किया है इस प्रोग्राम को ना। गुड, जबरदस्त। दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू। ये मेरी अर्निंग है, ये है मेरी वो कीमत जो मैंने आपसे वसूल की है, आपकी आपके अच्छे अल्फाज। दिस इज द अर्निंग विच आई हैव अर्न फ्रॉम यू, ठीक है ना। मेरा फोकस इन चीज़ों के ऊपर होता है। बाकी देखें, ये जो पैसे वैसे होते हैं ना, ये ठीक है, दुनियादारी के लिए इनकी एक नीड है, ज़रूरत होती है, लेकिन ये सेकेंडरी है। प्राइमरी एम क्या है कि आपका ट्रस्ट लेवल कितना है, आप कॉन्फिडेंट कितने हुए हैं इस ट्रेनिंग को लेने के बाद। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। बाकी चीजें हैं जो वो सेकेंडरी हैं, वो होती रहती हैं, वो होती रहेंगी, कोई इशू नहीं है उस पर मुझे, ठीक है ना। बहुत सी सारी चीजें हमने ऐसी सीखी हैं कि जो पहले पता नहीं था, और जब साइट पे जाके देखा और फिर उनको यानी कि अपने पे इत्मीनान नहीं था उन चीजों पे। जब दैट्स साइट पे